सभी को नमस्कार। मैं कर्मशिला आईएएस से आप लोगों को यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपीपीएससी के यूपीसीएस के लिए स्पेशल भारत का भूगोल एवं मानचित्र का अध्ययन आप लोगों के मध्य लाने जा रहा हूं। और इस पर हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी मैपिंग को लेकर और किस तरीक़ा से हमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और क्या हमारा माइंड सेट होना चाहिए, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, वो हम इसमें देखेंगे। तो आज का हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है भारत की मानचित्र का अध्ययन करना। ओके। भाग फर्स्ट में हम जो देखेंगे वो मानचित्र का अध्ययन का महत्व क्या है उसके बारे में समझेंगे। इसका महत्व है कि सिविल सेवाओं परीक्षाओं में मैपिंग पर आधारित प्रश्नों की प्रवृत्ति, अंक, भार, तैयारी का सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इस सब के बारे में डिटेल हम बताएंगे। ओके, यहाँ देखिए क्या रणनीति होनी चाहिए। इसके लिए इसमें चर्चा में आधारित स्थान क्या रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा में क्या आता है और मेंस में उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है वो देते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थल, नदियाँ, पर्वत, दर्रे, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल रिजर्व, जो भी न्यूज़ में रहे हों, जो भी कंटेम्प्रेरी इशूज़ रहे हों, वो सभी इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ जिसमें यूपीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीएससी सभी एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे यूपीपीएससी की जगह आप ये भी कह सकते हो कि पीएससी, यानी कि चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी, बीपीएससी, उसमें जिसमें भी मैपिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहाँ से आपको बनेंगे। यहाँ पे देखते हैं आगे, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियाँ। भाई उत्तर से दक्षिण जाओ या पूर्व से पश्चिम जाओ, शहरों और नदियों का क्रम व्यवस्थित करना, कौन से शहर पूर्व से पश्चिम हैं और कौन सी नदियाँ पूर्व से पश्चिम हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ाएंगे, अध्ययन करेंगे। मुख्य परीक्षा से अगर देखा जाए तो मुख्य परीक्षा में जो है उत्तर लेखन के दौरान हमें भारत के मानचित्र का एक रफ आरेख बनाकर उत्तर को प्रभावी बनाना है। इसमें हम आपको एक मानचित्र बनाना भी सिखाएंगे कि रफ आरेख जो है किस तरीक़ा से भारत का मानचित्र हमें बनाना आना चाहिए। ये तो रफ है, अब ये और भी अच्छे से सिखाऊंगा आपको कि किस तरीक़ा से हमें मानचित्र बनाना आना चाहिए। ओके, तो ये रफली कुछ मानचित्र है लगभग इस टाइप का होता है। तो ऐसे में बनाना आना चाहिए, तो हम आंसर में उसको पुटअप कर देंगे तो हमें इससे प्रभावी आंसर हो जाता है और इसमें एक आध नंबर हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। साथ ही साथ हम खनिज संसाधनों के वितरण, जल संसाधनों, औद्योगिक गलियारों के नक्शे का प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन सी जगह पे खनिज संसाधन है। अगर भारत की बात करें तो भारत में खनिज संसाधन यहाँ छोटा नागपुर पठार पे हैं, अरावली पर्वत पे हैं, इधर साउथ में हैं। तो इनके जल संसाधन, खनिज संसाधन, औद्योगिक गलियारे कहाँ पर हैं, उनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की अवस्थिति का विस्तार। अगर हम भारत के बारे में कुछ जानना चाहें तो भारत के बारे में हम स्पष्ट रूप से अगर देखें तो भारत का जो विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध तथा गोलार्ध में स्थित है। यानी कि जैसे सपोज मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी को अगर हम बीच से काटें, मान लीजिए 0 डिग्री से हमने काटा, ठीक है। अब 0 डिग्री से काटा तो भारत की स्थिति लगभग यहाँ दर्शाती है। अब जब भारत की स्थिति यहाँ है तो इस भारत की स्थिति को हमें
भारत की स्थिति यहाँ है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये जो स्थिति है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आती है। ठीक है। तो अगर कोई पूछे, कहीं पे भी प्रश्न आता है कि भारत की स्थिति क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है या साउथ हेमिस्फीयर, किस जगह आती है, तो हम बोलेंगे उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर। साथ ही साथ नॉर्थ हेमिस्फीयर के साथ ही इसको एशिया में, जैसे पृथ्वी को हम 7 महाद्वीपों में बांट सकते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, और यहाँ पे आपका यूरोप हो गया, और ये एशिया हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए अफ्रीका हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, और एक आपका अंटार्कटिका हो गया। तो 7 महाद्वीपों में इसको बांटा गया है। 7 महाद्वीपों में से अगर हम देखें, भारत की स्थिति जो है वो एशिया के अंदर आती है। एशिया, तो भारत में एशिया में भी अगर कहाँ देखा जाए तो एशिया में साउथ एशिया में आता है, साउथ एशिया। ओके, तो हम क्या कहेंगे, भारत की स्थिति कहाँ पर है? साउथ एशिया में। अब साउथ एशिया में भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है, उसको हम देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 मिनट रुकिए, बस थोड़ी सी एक चीज़ और बता देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, दोबारा बनाता हूँ, ये पृथ्वी है। अगर हम पृथ्वी को यूँ हॉरिजेंटली जिन रेखाओं के द्वारा काटा जाता है या बांटा जाता है, उनको अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इनको अक्षांश कहते हैं। वहीं अगर वर्टिकली जिन रेखाओं के द्वारा इनको बांटा जाता है, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, देशांतर रेखाएं हो गई। अब इसको, तो अब जब हमें किसी ऐसी, इसको कहते हैं, जब हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाए, मान लीजिए कि जंगल में पहुंच जाए और हमें नहीं पता हमारी दिशा क्या है, जब हमें नहीं पता हमारी क्या दिशा है, कहाँ पे हमें जाना है, तो हमें अक्षांशीय तो हमें जो हॉरिजॉन्टली जो लाइन्स हैं उनको अक्षांश कहते हैं। इनको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊँगा, फ़िलहाल आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि किस तरीक़ा से होता है। तो इन अक्षांश को जब हम भारत की स्थिति के अनुसार देखें, इसको देखेंगे कि ये किन किन अक्षांशों के बीच में, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये हॉरिजॉन्टली वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन। तो भारत की स्थिति कहाँ पे थी? अब भारत की स्थिति मान लीजिए यहाँ पे थी। अब ये भारत की स्थिति थी, सॉरी 1 मिनट, रेजर का साइज छोटा कर लेता हूँ, दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे भारत की स्थिति थी, तो भारत की स्थिति यहाँ थी। ये भारत की स्थिति थी। तो अब मुझे ये देखना है कि ये जो है भारत का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच में है। अब यहाँ पे जो भारत का ये वाली जो देशांतर रेखा थी वो 0 थी। अब 0 से जब ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे पहुँच गई ये 8 डिग्री पे, तो और यहाँ पे पहुँच गई ये 37 डिग्री पे, ऐसे करके ये यहाँ पे 90 डिग्री तक जाते हैं। तो जो भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, उसको हम देखेंगे कि ये यहाँ पे 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर अब ऐसे बढ़ता गया 10, 12, 15, 20, 24,
28, 30, 32, 35। तो यहाँ पर जो लास्ट होता है वो पहुँच जाते हैं हम कहाँ पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर। ओके, ये तो अक्षांश विस्तार हो गया 37 डिग्री 6 मिनट में। वहीं हम देशांतरी विस्तार देखें। देशांतरी विस्तार कौन सा होता है, जो पृथ्वी, जैसे कि अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो वर्टिकली लाइंस खींची हुई हैं, ये जो लाइंस खींची हुई हैं इनको क्या कहते हैं, देशांतरी रेखा। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये है 0 डिग्री देशांतर। तो जब हम इधर बढ़ेंगे, या तो इस साइड जाएंगे या फिर इस साइड जाएंगे। जब हम इधर बढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे, मान लीजिए कि 0 से बाद यहाँ पे आ गए 25 पे, ये 50 75 पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे ही हम 75 से पहले वाली लाइन पे अगर जाएँ, अगर थोड़ा पास बना लेते हैं, मान लीजिए ये 75 है, तो इस पर जाएं तो भारत की स्थिति कहाँ पर है। भारत की स्थिति हम देखते हैं पृथ्वी पर इस जगह, इस जगह भारत की स्थिति है। तो ये जो देशांतर है, ये वाला देशांतर, तो इसको हमें मापना कि ये कितना है। तो इसको अगर हम उठा के इस भारत के मैप में देखें, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो जब हम इस देशांतर पे आएंगे, समझ रहे हो, जब हम इस देशांतर पे आएंगे तो ये कितना देशांतर हो जाएगा, ये देशांतर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। वहीं जब हम 68 के बाद ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, 68 के बाद ये हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 70 हो गया, 80 हो 70 हो गया, 75 हो गया, और ये हो गया आपका 80, और यहीं 80 हो गया, 80 के बाद 85 हो गया, 90 हो गया, 95 हो गया। तो वहीं जब लास्ट में हम आएंगे तो ये 97 आ जाएगा। तो हम कितना डिग्री पे पहुंच गए, तो ये हमारा जो लास्ट का रहेगा वो 97। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो अगर कोई भी पूछे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भारत की भौगोलिक स्थिति हम जो बताएंगे वो अक्षांश के रूप में हम साउथ में 8 डिग्री और नॉर्थ में 37 डिग्री के बीच में है। और वहीं देशांतर रेखाओं के बीच में बताएंगे तो 68 पूरब से 97 डिग्री, यहाँ पे लिख सकते हैं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पे पूर्वी, ये वाला जो मैप हम समझ रहे थे, ये दोबारा बना देता हूँ, ये पृथ्वी था, तो ये इसका 0 डिग्री, ओके। जब ये 0 डिग्री है तो इस साइड जाएंगे तो वेस्ट हो गया, इस साइड जा रहा है तो ईस्ट हो गया। तो भारत की स्थिति यहाँ पे थी। अब भारत की स्थिति यहाँ पे थी तो ये जो डिग्री हुआ 68 डिग्री, और ये इधर जो डिग्री हुआ 97 डिग्री, तो ये ईस्ट की तरफ है। जब इधर गए तो ये पूरब की तरफ है। तो 68 डिग्री पूरब से लेकर 97 डिग्री पूरब तक विस्तारित है देशांतरीय दूरी में, ओके।
देशांतरी दूरी हो गया। और अक्षांशीय दूरी ये उत्तरी हेमिस्फीयर में था। जैसे कि हम इसको एक को रफ कर देते हैं। हाँ, रफ क्यों कर देते हैं, ये रहा, ये वाला मैप देखिए, ये जो था ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी ये 0 डिग्री इसको काट रही है। चलो रफ ही कर देते हैं, दोबारा से बना देते हैं। ये देखिए, ये हमने बनाया पृथ्वी। अब जब ये पृथ्वी बन गई तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। भाई ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से भारत की स्थिति कहाँ पर है? भारत की स्थिति जो है इस जगह पे है। अब ये भारत की स्थिति है तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर। तो भारत की स्थिति क्या हो गई? अगर अक्षांश में देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना अक्षांश था? 8 डिग्री और ये 37 डिग्री। तो हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी कि नॉर्थ में, ये देखिए नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि मुख्य भूमि उसकी विस्तारित है। ठीक है, वहीं आगे हम बढ़ते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात की जाए तो इसको मैं एक बार रेजर कर देता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए, अब इसकी अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें किलोमीटर्स के हिसाब से, तो जो यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है दूरी में, अगर हम मापें, अगर हम यहाँ तक की दूरी देखते हैं तो ये दूरी कितनी है? ये दूरी जो है हमारी 3214 किलोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम गुजरात के इस कॉर्नर से अगर अरुणाचल के यहाँ तक इस कॉर्नर तक आते हैं तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? तो इसकी दूरी जो हमारी हो जाएगी वो 2933 किलोमीटर की दूरी है। ये हमारा भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। तो ये भारत के बारे में मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे हम देखते हैं और भी इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। अब भारत की अगर हम विश्व के बारे में स्थिति समझें कि भारत का विश्व के सापेक्ष क्या है, तो भारत को हम देखेंगे जो भारत की मुख्य भूमि है, यानी कि ये मैप बना देता हूँ रफली, ज़्यादा मैप पे मत जाइएगा, ज़्यादा मैप अच्छा नहीं है मेरा। ये रहा भारत। तो भारत की जो ये मुख्य भूमि है, ये वाली, ये जो मुख्य भूमि है, ये भारत की जो मुख्य भूमि है, इसका जो क्षेत्रफल है टोटल, वो कितना क्षेत्रफल है भाई? वो क्षेत्रफल है कितना? ये 32,08,000 किलोमीटर। इसमें 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। जैसे कि हम कोई प्लॉट नापते हैं तो उसको स्क्वायर फीट में नापते हैं कि ये रहा 1 स्क्वायर फीट इधर, 1 स्क्वायर फीट इधर, 1 स्क्वायर फीट इधर, 1 स्क्वायर। तो हमने कह दिया कि ये हमारा टोटल कितने स्क्वायर फीट का है?
कि 1000 स्क्वायर फीट का है। अब ये 1000 स्क्वायर फीट का है, तो वैसे ही भारत का जो मुख्य भूमि है वो कितना किलोमीटर है? 32 लाख 8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना बात समझ में आया? हाँ भाई आ गया। आगे चलते हैं। अगर इसका हम परसेंटेज देखें विश्व के सापेक्ष में, तो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व में, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। 2.4% जो है भौगोलिक क्षेत्र है भारत का परसेंटेज में। और ये विश्व में जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो आता है वो भारत की स्थिति आती है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रसिया, फिर कनाडा, चीन और यूएस, और फिर ब्राज़ील, फिर इंडिया। हो गए? ठीक है, अब हम देखते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमाएं कौन सी होती हैं भाई? अगर हम स्थलीय सीमाओं को देखें, अब देखिए ये स्थलीय सीमाएं अगर देखें तो कितनी हैं? अब यहाँ आप गौर करेंगे तो गुजरात के कच्छ से ऊपर यहाँ पे इस जगह से यहाँ से चारों तरफ भारत का ये वाला एरिया पूरा स्थलीय रूप से घिरा हुआ है। किन्हीं ना किन्हीं देशों से बॉर्डर लगाता है। ठीक है, ये एरिया तो जो हमारा ये वाला एरिया है, ये हमारा कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? लगभग 15,200 किलोमीटर। ठीक है, वहीं अगर हम कुल तटीय सीमाओं को देखें तो जो बचा हुआ है मेरे दोस्तों सॉरी, ये जो बचा हुआ है ये वाला एरिया, ये वाटर एरिया है जो पानी से घिरा हुआ है। अब ये जो पानी से घिरा हुआ है ये तट रेखाएं हैं, इसको तटीय क्षेत्र बोलेंगे। तो तटीय सीमाएं कितना किलोमीटर हो गई? तो ये जो तटीय सीमाएं होंगी वो हमारी कितनी हो गई? 7516 किलोमीटर। इसमें द्वीप भी लगे हुए हैं, द्वीप भी इंक्लूड हैं। जैसे यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। लेकिन अगर केवल इसकी बात करें हम, किसकी? केवल मुख्य भूमि की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, इनकी अगर हम बात करें तो ये कितना है? तो ये हमारा कितना होगा? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट रेखाओं की अगर हम बात करें तो ये 6100 किलोमीटर होगा। ठीक है, मुख्य भूमि कितना होगा? 6100 किलोमीटर। और द्वीप सहित ये वाला अगर हम देखें, द्वीपों के सहित कितना होगा? 7516 किलोमीटर। अंडरस्टैंड? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, आगे हम और भी बढ़िया प्रेजेंटेशन लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ये हमारी सबसे ज़्यादा सीमा लगाते हैं। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स के हिसाब से सीमा लगाता है जो 4096 किलोमीटर है। वहीं चीन हमें 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर,
नेपाल 1751 किलोमीटर, वहीं अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान की सीमा किससे लगती है? अफ़गानिस्तान की सीमा जो है, अगर हम रफली यहाँ पे एक मैप बनाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए, ये अगर हम मैप बना दें, ऊपर का नॉर्थ वाला मैप है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा। तो जो ये वाला एरिया है, ये अफ़गानिस्तान यहाँ पे टच करता है, थोड़ा सा टच करता है अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर में। बाकी का ये वाला जो एरिया है, जो ब्लू कलर से हमने दिखाया है, ब्लू कलर से जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का है। वो पाकिस्तान हमें बॉर्डर टच करता है, कितना करता है? 3323 किलोमीटर भाई। ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो हमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच करती है। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन यहाँ से लेकर, इस वाले ब्लू से लेकर यहाँ तक लगभग कितना करता है? 3488 किलोमीटर। ठीक है। वहीं सबसे ज़्यादा कौन करता है? भाई ये बांग्लादेश है। अब ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का बॉर्डर काफ़ी है, तो ये कितना करता है? ये करता है 4096.7 किलोमीटर। ओके। और नेपाल कितना करता है? नेपाल यहाँ पर है, तो नेपाल 1751 किलोमीटर बॉर्डर टच करता है। अब इन देशों के बीच में जो रेखाएं बनी हुई हैं, उनकी हम चर्चा देख लेते हैं एक बार। एक रफली मैप बनाते हैं दोबारा से। ये बन गया मैप। अब मान लो ये मैप बन गया, तो इसको जो ये पाक है, पाकिस्तान, भारत तो अपना है ही है, अफ़गानिस्तान, और ये चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश। अब ये बन गया। अब देखते हैं कौन से देशों के साथ हमारी कितनी सीमा बंदी और उन सीमाओं का नाम क्या है। अब देखिए, भारत पाकिस्तान के साथ ये जो सीमा बनती है, इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। और वहीं भारत और चीन की जो यहाँ पे बनती है, वो मैकमोहन रेखा। भारत चीन की बनती है वो मैकमोहन रेखा, जो कहाँ से? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मैकमोहन रेखा कहते हैं इसको। और हाँ, तो फिर हम कहाँ थे? ये देखिए, सॉरी बीच में थोड़ा सा कॉल आ गया था। तो वहीं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ हो गई, चीन और भारत के बीच में मैकमोहन हो गई, एलएसी इस जगह पे है, एलओसी इस जगह पे है। ठीक है। नेपाल के साथ खुली सीमा संधि है। वहीं अफ़गानिस्तान के साथ लद्दाख पीओके क्षेत्र आता है। लद्दाख का जो पीओके क्षेत्र है वो अफ़गानिस्तान के साथ आता है। तो ये दो मेन नाम हैं, मैकमोहन और रेड क्लिफ, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए भारत जो है, भारत की स्थिति को दो रेखाएं काटती हैं। एक तो IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसमें IST ये कितना है 82 डिग्री पे, एग्जैक्ट लिख दो 82.5 डिग्री। एग्जैक्ट कितना है 82.5 डिग्री। और कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है मान लीजिए कि ये भारत हमने बनाया, ये है कर्क रेखा हमारी यूं काटती है। अब ये जो काट रही है वो कितनी डिग्री पे काट रही है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। अब 23.5 डिग्री पे काट रही है तो उसमें कौन कौन से राज्य गुजरते हैं, जिससे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन है, मिजोरम और त्रिपुरा। वहीं मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया। ये देखिए ये लास्ट से जा रहा है ना, मिजोरम और त्रिपुरा। ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP, और ये राजस्थान थोड़ा सा टच कर रहा है, और ये गुजरात हो गया। कितना होगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 राज्य जो हैं, 8 राज्य क्या करते हैं, कर्क रेखा से होकर गुजरती है 8 राज्यों से। और भारतीय मानक समय जो टाइम रेखा है, भारतीय मानक समय जो IST है वो 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा से होकर गुजरती है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, यहाँ आपका UP हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और ये उड़ीसा हो गया, और ये आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, कौन कौन से, UP से होकर गुजरती है, MP से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये मैपिंग में आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अब भारत के मुख्य भौतिक विभाग कौन कौन से हैं, पर उत्तरी पर्वतमाला में इसको बांटा गया है, उत्तरी विशाल मैदान में बांटा गया है, और प्रायद्वीपीय पठार में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतमाला में हम क्या पढ़ेंगे, नवीन मूर्धार हिमालयी पर्वत श्रृंखला, जिसमें ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ को पढ़ेंगे। वहीं उत्तरी विशाल मैदान में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदान, जिसको भावर, तराई और बांगर खातर में बांटा गया है, इनको पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको प्राचीन भूभाग है अरावली, जिसमें पश्चिमी घाट शामिल है, पूर्वी घाट शामिल है, दक्कन का पठार और मालवा का पठार ये भी शामिल है। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले उत्तरी पर्वतमाला पढ़ेंगे, फिर उत्तरी विशाल मैदान पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। भारतीय नदियाँ और अफवाह तंत्र। अब भारत की नदियाँ और अफवाह तंत्र, पहले हम हिमालयन नदियों को पढ़ेंगे। हिमालयन नदियों में कौन कौन सी आएंगी, सदाबहानी नदियाँ होती हैं ये, जैसे कि सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इनमें वर्ष भर जल बना रहता है और ये तीव्र अपरदन करती हैं, यानी ऊंचाई से पानी आता है तो अपने घर्षण के साथ ये बहुत ज़्यादा अपरदन करती हैं, अब साथ को अपने साथ ले जाती हैं और समुद्र में छोड़ देती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी या वर्षा आधारित होती हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। इनके बारे में भी हम डीप से पढ़ेंगे, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, कौन कौन से स्टेट्स में रहती हैं, कैसा इनका भाव है, क्या प्रमुख विशेषताएं, ये सब हम एक करके पढ़ेंगे। जल विभाजक कौन कौन से हैं, जैसे अरावली है, सह्याद्री, पश्चिमी घाट है,
विंध्याचल मुख्य जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। 2-3 जल विभाजक हैं, इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, मानसून में के बारे में भी इससे समझाएंगे। अरब सागर बनाम बंगाल की खाड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को डेल्टा बनाती हैं। जैसे इधर जो नदियाँ बह रही हैं ऐसे यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम की ओर जैसे नर्मदा, तापी और भी सुबनसिरी, ये नदियाँ जो बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो ज्वार नदियों को बनाती हैं, यानी कि एस्चुरीज बनाती हैं। ओके, इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। दर्रे, द्वीप और सामरिक स्थल, अभी मैं थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, फिर हम इनको डीपली एक एक करके पढ़ाएंगे। सारी चीज़ें, नदियाँ एक बार में, द्वीप अलग, दर्रे अलग, सामरिक स्थल अलग, स्ट्रेटजिक जो हमारे स्थल हैं उनको भी अलग से हम पढ़ाएंगे। तो मोटे मोटे दर्रे कौन कौन से हैं? जोजिला, नथुला, बोमडिला, शिपकिला, खारदुंगला, ये सब हम पढ़ाने वाले हैं। और द्वीप समूह अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल से होकर गुजरता है। लक्षद्वीप, रावलकोर 9 डिग्री 8 डिग्री से होकर गुजरता है। वहीं एक पाक जल डमरू है। एक पाक जल डमरू कहाँ पर है? इसकी लोकेशन ये है, देखिए इस जगह पर है। ओके, तो ये पाक जल डमरू, इनकी हम लोकेशंस भी आपको बताएंगे और डीप में समझाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ मैं कि क्या क्या हम भारत के मानचित्र में पढ़ाएंगे, और भारत की जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको हम इकट्ठा करेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों को देख लें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जो यूपी स्पेशल में इम्पोर्टेंट है। अगर यहीं पे आज हम क्लास ख़त्म करेंगे, बाकी का देखते हैं क्या। जो अभ्यास एवं संशय निवारण, अगर आपको कुछ अभ्यास करना है, कोई प्रश्न का अभ्यास करना है, तो आप लोग एक प्रश्न लिख के लाइएगा जो कम से कम 100 वर्ड्स का होना चाहिए। भारत के उन राज्यों के नाम लिखें जिनसे होकर कर्क रेखा और 12.5 डिग्री देशांतर रेखाएं दोनों गुजरती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कर्क रेखा जो है किन किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उन 8 राज्यों के आप नाम लिख के लाइएगा। और जो भारतीय मानक रेखा है 82.5 डिग्री, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम लिख के लाइएगा। थोड़ा सा परिचय दीजिएगा, ठीक है। आज हम क्लास का यहीं पे एंड करते हैं। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, जिसमें हम भारत की कुछ विशेषताओं के बारे में बताएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel. Thank you.